आज की इस गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिसकी परतें खोलना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करना है। और ये वीडियो 28 फरवरी यानी शनिवार की सुबह अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए उस बड़े सैन्य हमले पर आधारित है। एकदम सही। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। इस चर्चा में शामिल जो भी राजनीतिक या सैन्य दावे हैं वे पूरी तरह से हमारे आज के स्रोत पर आधारित हैं। हाँ, हम यहाँ किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। बिल्कुल, हम अमेरिका, इजराइल या ईरान किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा काम सिर्फ श्रोताओं को मूल स्रोत में मौजूद तथ्यों से अवगत कराना है और पूरी निष्पक्षता के साथ उन विचारों का विश्लेषण करना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत बताता है कि शनिवार की सुबह अचानक तेहरान और ईरान के कई अन्य शहरों पर भारी बमबारी शुरू हो गई। आसमान से सचमुच आग बरसने लगी थी। हाँ, मतलब हालात ऐसे थे जैसे पूरा इलाका रातों रात युद्ध की चपेट में आ गया हो। देखिए, इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कितनी मिसाइलें गिरी या कौन सी इमारतें तबाह हुईं। तो असली मकसद क्या है? असली मकसद है इस युद्ध के पीछे की कूटनीति को समझना, उन अंतर्विरोधों को देखना जो अक्सर छिप जाते हैं, और ये समझना कि वैश्विक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये बहुत जरूरी है। अगर हम हमले के पैमाने की बात करें तो जो जानकारी सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और सैन्य ऑपरेशंस के जो नाम रखे गए हैं वे भी बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, स्रोत के हवाले से पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका के इस संयुक्त हमले का नाम ऑपरेशन रोरिंग लायन रखा गया है, यानी गरजता हुआ शेर। तीका। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। एपिक फ्यूरी, जिसका सीधा अर्थ है भारी आक्रोश, एक तरह का भयंकर गुस्सा। ये नाम ही अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश लगते हैं। और अगर निशानों की बात करें तो ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट, खुफिया मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर सीधा हमले हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत बताता है कि परमाणु ऊर्जा संगठन और पार्चिन सैन्य कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया। और ये कोई छोटे मोटे ठिकाने नहीं है। बिल्कुल नहीं। कौम, खुरम्माबाद, इस्फहान और तबरीज जैसे बड़े शहरों से भी लगातार धमाकों की खबरें आईं। लेकिन इस पूरी त्रासदी का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है जो अक्सर इन सैन्य आंकड़ों में कहीं खो जाता है। आप उस स्कूल वाले हमले की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार दक्षिणी ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले में 5 मासूम बच्चियों की जान चली गई। ये बेहद दुखद है, और इस युद्ध की आंच सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भी एक व्यक्ति की मौत की खबर है। और क्या ईरान इस सब के बीच शांत बैठा रहा? बिल्कुल नहीं, ईरान शांत नहीं बैठा। उसने भी तुरंत जवाबी कार्यवाही की। स्रोत के मुताबिक ईरान ने 125 से अधिक मिसाइलें दागी। और उनका निशाना सिर्फ इसराइल नहीं था, उन्होंने कतर, कुवैत, जॉर्डन, यहाँ तक कि सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमेरिकी और इसराइली ठिकानों को भी निशाना बनाया। हाँ, बहरीन में जो नौसेना मुख्यालय है उस पर भी हमला हुआ, और इसराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर भी इस पलटवार की चपेट में आए। मतलब युद्ध का दायरा एकदम से पूरे मध्य पूर्व में फैल गया। इस अफरा तफरी में कई अफवाहें भी तो उड़ी। हाँ, ऐसे हालात में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। जैसे 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी को तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। और वो रक्षा मंत्री वाली खबर, हाँ, ये खबर उड़ी थी कि रक्षा मंत्री अमीर हतामी की हत्या कर दी गई है, लेकिन बाद में ये दावा झूठा साबित हुआ। शुक्र है, वो सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन इन सबके बीच जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब इजराइल इस पूरे विशाल सैन्य अभियान को एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहता है, यानी बचाव में किया गया हमला। बिल्कुल, उनका कहना है कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए पहले हमला किया। लेकिन स्रोत के आधार पर इस दावे पर गंभीर सवाल उठते हैं। उठने ही चाहिए। अगर ये सिर्फ बचाव था तो अमेरिका इतने लंबे समय से ईरान को अपने युद्धपोतों से क्यों घेर रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका की नौसेना की तैनाती कोई 1-2 दिन की बात तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। $3 अरब का उनका सबसे महंगा युद्धपोत USS जेराल्ड आर फोर्ड
इजराइल के हाइफा शहर के बिल्कुल करीब तैनात किया गया था। और अरब सागर में अब्राहम लिंकन युद्धपोत भी तो था। हाँ, और उसके साथ 20 से 30 हजार सैनिकों की पूरी तैनाती की गई थी। तो ये पूरी रणनीति थी क्या? रणनीति बहुत साफ थी। ये तैनाती इसलिए की गई थी ताकि जब ईरान इजराइल पर पलटवार करते हुए मिसाइलें दागे तो उन्हें बीच हवा में ही अमेरिकी युद्धपोत नष्ट कर दें। बिल्कुल सही। और इसी रणनीति ने इस पूरे समीकरण को बदल दिया। इससे ये युद्ध सीधे अमेरिका और ईरान के बीच का बन गया है। और अगर हम संदर्भ देखें तो ये 1 साल के भीतर दूसरा ऐसा बड़ा हमला है। पिछले साल का वो जून का महीना याद है? हाँ, जून 2025 में भी बिल्कुल ऐसा ही हमला हुआ था जो 12 दिन तक चला था। और उस वक्त हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि अमेरिका को अपने B-2 बॉम्बर विमान लाने पड़े थे। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त ईरान ने इसराइल के अजेय माने जाने वाले आयरन डोम के मिथक को तोड़ दिया था। आयरन डोम को भेदना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर जो हो रहा था वो जमीनी हकीकत से एकदम अलग था। हाँ, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस भारी बमबारी के ठीक पहले तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शांति वार्ताएं चल रही थीं। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। और बातचीत काफी सकारात्मक दिशा में जा रही थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुद कहा था कि ज्यादातर मसलों पर सहमति बन चुकी है। ओमान के विदेश मंत्री ने भी तो आश्वासन दिया था ना? हाँ, उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाया था कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धित नहीं करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था यानी IAEA ने भी स्पष्ट कर दिया था कि ईरान ने कोई परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं। जब सब कुछ इतनी शांति से सुलझ रहा था, हर तरफ से सकारात्मक खबरें आ रही थीं, फिर अचानक यह हमला क्यों? ये सवाल हमें डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और उनके राजनीतिक अंतर्विरोधों की तरफ ले जाता है। ट्रंप का साफ कहना है कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज है। और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वे अमेरिकी लोगों की रक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही रोचक पुरानी बात का जिक्र है। कौन सी बात? 22 अक्टूबर 2012 का ट्रंप का एक पुराना ट्वीट। ओहो, 2012 का ट्वीट। उस वक्त ट्रंप ने ओबामा पर सीधा आरोप लगाया था कि ओबामा चुनाव जीतने के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने का कार्ड खेलेंगे। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो आरोप वे ओबामा पे लगा रहे थे, आज वही काम वे खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस कदम का अमेरिका के अंदर ही भारी विरोध हो रहा है। विरोध तो होगा ही। इस हमले के लिए अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से कोई अनुमति जो नहीं ली गई। हाँ, पत्रकार मेहदी हसन ने तो ट्रंप पर तीसरी बार महाभियोग या इम्पीचमेंट चलाने की बात कह दी है। और सिर्फ मेहदी हसन ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय ने भी ट्रंप की बहुत तीखी आलोचना की है। उन्होंने साफ लिखा है कि ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का अपना चुनावी वादा तोड़ दिया है और 1 साल के अंदर ही 7 अलग-अलग देशों पर सैन्य कार्रवाई कर दी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मतलब? हाँ, मतलब आम सुनने वालों के जीवन से इन सब बातों का क्या संबंध है? जिनेवा की वार्ता या मिसाइलों का गिरना आम इंसान को कैसे प्रभावित करता है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो असर बहुत सीधा और गहरा है। आर्थिक मोर्चे पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। सोमवार को जब दुनिया भर के बाजार खुलेंगे तो घबराहट के कारण भारी नुकसान होने की आशंका है। लोगों की पूंजी डूबेगी। हाँ, और चीजें महंगी होंगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तबाह करने की चेतावनी दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रास्ता है। हाँ, अगर वो रास्ता कुछ दिन के लिए भी बाधित हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर हमारी रसोई के सामान तक हर चीज पर पड़ेगा। लेकिन आर्थिक नुकसान के अलावा स्रोत में एक और बहुत गहरी चिंता जाहिर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पतन की चिंता। बिल्कुल, अगर दुनिया में कानून की व्यवस्था इसी तरह खत्म हो गई, जैसा कि हम देख रहे हैं, गाजा से शुरू होकर ये तबाही लेबनान, सीरिया, यमन और अब ईरान तक फैल गई है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका असर हर गली मोहल्ले की व्यवस्था पर पड़ेगा। स्रोत बताता है कि दुनिया के कुछ मुट्ठी भर शक्तिशाली नेता बिना किसी ठोस सबूत या तर्क के महज आतंक का नाम लेकर किसी भी देश पर बमबारी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। शक्तिशाली देशों को अपनी मनमानी करने की खुली छूट मिल गई है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने आज पूरी निष्पक्षता के साथ स्रोत में दी गई जानकारियों का विश्लेषण किया, बिना किसी का पक्ष लिए। हाँ, और हमने देखा कि कैसे कूटनीति, सैन्य शक्ति और भू राजनीति आपस में गहरे जाल की तरह उलझे हुए हैं। और ये जाल पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। बिल्कुल।
इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए। स्रोत में ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि कैसे शक्तिशाली देश बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये तो हमने देखा ही। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि अगर परमाणु सुरक्षा और सत्ता परिवर्तन के नाम पर बार बार होने वाले ये युद्ध कभी स्थायी शांति नहीं ला पाए हैं, तो आगे क्या होगा? तो क्या भविष्य में शांति की स्थापना का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही सैन्य ताकतों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आने वाले समय में दुनिया के छोटे और कमजोर देशों के पास खुद को सुरक्षित रखने का कोई कूटनीतिक रास्ता बचेगा ही नहीं? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा का समापन करते हैं। इस अहम मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और ऐसे ही गहन विश्लेषणों के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहें।